मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, जब बेबी के चारों तरफ पानी कम होता है तो उसे ओलिगोहाइड्रोअमनियास कहते हैं। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करती हूँ, जब बेबी के चारों तरफ पानी अधिक हो जाता है तो इसे पॉलीहाइड्रोअमनियास कहते हैं। नॉर्मली जो बेबी के चारों तरफ पानी होता है उसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। इसकी मात्रा 800 से 1000 ml मतलब कि 1 लीटर के आसपास होती है। लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसमें ये मात्रा 1500 ml से ज़्यादा हो जाती है, तब इस कंडीशन को पॉलीहाइड्रोअमनियास कहते हैं। पॉलीहाइड्रोअमनियास मेनली 2 कारण की वजह से हो सकता है। या तो माँ में कोई गड़बड़ है या बच्चे में कोई गड़बड़ है। माँ में जब डायबिटीज़ होता है, माँ का ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता है, तो माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसकी आमल बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो आमल बड़ी होती है तो प्लेसेंटा ज़्यादा पानी बनाता है, तो उसकी वजह से बच्चे के चारों तरफ पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, तो इसे पॉलीहाइड्रोअमनियास बोला जाता है। फीटल कुछ एनामलीज हो सकती हैं, फीटल डिफेक्ट होते हैं जन्मजात, जिसकी वजह से भी बच्चे के चारों तरफ पानी की मात्रा अधिक हो सकती है। इसका जो सबसे पहला कारण है वो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है वो एनेनकेफेली होता है। एनेनकेफेली में क्या होता है, बच्चे के जो ऑर्बिट के ऊपर का हिस्सा नहीं बनता है, स्काल्प नहीं बनती है, उसके ऊपर जितना भी ब्रेन होता है, ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसकी वजह से पॉलीहाइड्रोअमनियास हो सकता है। मेनिंजियोसील भी आपने सुना होगा। कभी कभी बच्चे की रीढ़ की हड्डी से फोड़ा निकलता है, जिसमें स्पाइनल कार्ड और नर्व दोनों बाहर निकल जाती हैं, तो इसकी वजह से भी पॉलीहाइड्रोअमनियास हो सकता है। ट्विन प्रेगनेंसी, अगर बच्चा एक से ज़्यादा होता है, 2 बच्चे होते हैं या 3 बच्चे होते हैं, तो आमल भी बड़ी होती है, क्योंकि उनको ब्लड सप्लाई करना होता है दोनों बच्चों को। तो आमल बड़ी होगी तो पानी भी ज़्यादा बनेगा, तो पानी ज़्यादा बनेगा तो चारों तरफ बच्चे के पॉलीहाइड्रोअमनियास हो जाता है। ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, ट्विन प्रेगनेंसी होती है, मतलब कि 2 बच्चे होते हैं, लेकिन एक बच्चा काफ़ी मोटा होता है और एक बच्चा काफ़ी पतला होता है। तो दोनों बच्चों को सप्लाई करने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए इनका जो प्लेसेंटा बनता है वो भी बहुत बड़ा बनता है। तो आमल बड़ी बनती है, तो उसकी वजह से पानी भी ज़्यादा सीक्रेट होता है और पॉलीहाइड्रोअमनियास हो सकता है। इडियोपैथिक, ना ही बच्चे में कोई कमी होती है, ना ही माँ में कोई गड़बड़ होती है, फिर भी पानी की मात्रा अधिक होती है। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं। अगर बच्चे की में कोई कमी नहीं है, बच्चा फिजिकली नॉर्मल है, तो ऐसी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करते हैं और इसमें माँ को स्ट्रेस या टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कुछ क्रोमोसोमल एनामलीज होती हैं, क्रोमोसोमल डिफेक्ट होते हैं, जैसे कि ट्राइसोमी 13, पटायू सिंड्रोम। इसमें भी बच्चे के चारों तरफ पॉलीहाइड्रोअमनियास हो सकता है। ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला, अगर बच्चा किसी कारण से पानी नहीं पीता है, नॉर्मली बेबी जो फ्लूइड होता है, उसके चारों तरफ फ्लूइड होता है, उस पानी को सॉलो करता है और उसी पानी को बाहर निकाल देता है। 5वें से 6ठे महीने में बेबी खुद ही पानी बनाने लगता है। तो अगर किसी कारण से ये बच्चा ये पानी नहीं पी पाता है, सॉलो नहीं करता है, तो पानी की मात्रा अधिक हो जाती है। जैसे कि ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला, हमारे गर्दन में 2 पाइप होते हैं, इसमें आगे वाला पाइप ट्रैकिया कहलाता है और पीछे वाला पाइप ईसोफेगस कहलाता है। तो इन दोनों ट्यूब में फूड पाइप और बिंड पाइप के बीच में एक ट्यूब सी होती है जो इन दोनों को आपस में जोड़ देती है। नॉर्मली ये दोनों ट्यूब से अलग अलग होती हैं, गर्दन से होते हुए फिर नीचे चली जाती हैं, ईसोफेगस बनाती हैं। लेकिन अगर इन दोनों में कनेक्शन होता है तो बच्चे को पानी पीने में प्रॉब्लम होती है, बच्चा पानी सॉलो नहीं कर पाता है। तो बच्चा पानी सॉलो नहीं करेगा तो उसके चारों तरफ पानी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो पॉलीहाइड्रोअमनियास हो सकता है। ईसोफेजियल एटेजिया में बच्चे की ईसोफेगस पूरी तरह से बनती नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे को पानी पीने में प्रॉब्लम आती है और बच्चे के चारों तरफ पानी की मात्रा बढ़ जाती है। एमनियोटिक फ्लूइड को हम सोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड में चेक कर सकते हैं, इसकी मात्रा कितनी है। इसको नापने के 2 तरीके होते हैं। नंबर 1 पे तो है सिंगल डीपेस्ट पॉकेट, SDP जिसको कहते हैं। इसमें एक सिंगल पॉकेट का जो मैक्सिमम पॉकेट है उसकी हाइट ले लेते हैं। इफ इट इज मोर देन 8 सेंटीमीटर देन इट इंडिकेट पॉलीहाइड्रोअमनियास। Second method is 4 quadrant method. In this we divide uterus into 4 parts.
How to measure amniotic fluid index on sonography? For this, we divide uterus into 4 equal parts and we take maximum vertical height of each pocket, and it should not include any fetal part. Then we add height of all these 4 pockets. Sum of all these 4 pockets is amniotic fluid index. It is measured in centimeter. Normal AFI is 7 to 15 centimeter. If it is more than 15 centimeter, then it is called polyhydramnios. अगर AFI 15 से ज़्यादा है तो ये माइल्ड पॉलीहाइड्रोमनियस कहलाता है। इसी तरह 20 से ज़्यादा है तो ये मॉडरेट पॉलीहाइड्रोमनियस कहलाता है, और अगर 25 से ज़्यादा है तो सीवियर पॉलीहाइड्रोमनियस कहलाता है। तो इस तरह से पॉलीहाइड्रोमनियस को हम अल्ट्रासाउंड में की मदद से कैलकुलेट कर लेते हैं और एक रफ आइडिया ले लेते हैं, सब्जेक्टिव आइडिया ले लेते हैं कि पानी की मात्रा बच्चे के चारों तरफ नॉर्मल है या नॉर्मल से अधिक है। अब बात करते हैं पॉलीहाइड्रोमनियस की वजह से बच्चे को क्या परेशानी आ सकती है और माँ को क्या परेशानी आ सकती है। सबसे पहले माँ की बात कर लेते हैं। अगर पानी ज़्यादा होगा तो माँ का पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, माँ को बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, उठने बैठने में माँ को प्रॉब्लम हो सकती है, और जो डायफ्राम होता है वो ऊपर की तरफ पुश हो जाता है, तो उसकी वजह से माँ को सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है, ब्रेथलेसनेस हो सकता है। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, पानी की मात्रा अधिक होने से मेम्ब्रेन पे जो बच्चा जिस मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ होता है उस मेम्ब्रेन पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है और इसका कभी कभी टाइम से पहले रप्चर हो जाता है, मतलब कि प्रीमेच्योर रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से सारा पानी बाहर निकल जाता है और टाइम से पहले डिलीवरी हो सकती है। कभी कभी पानी अधिक होने से कार्ड प्रोलैप्स भी हो जाता है, जो अम्बिलाइकल कार्ड होती है वो एकदम से बाहर निकल जाती है। रप्चर होने के बाद कार्ड बाहर निकल जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन है और इसमें इमीडिएट बच्चे को बचाने के लिए ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। जब पेट में ज़्यादा पानी होता है तो बच्चे का हेड नीचे फिक्स नहीं हो पाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये ब्रीच हो सकता है या ट्रांसवर्स लाई भी हो सकता है। बच्चे का हेड नीचे फिक्स ना होने की वजह से बच्चा की नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं हो पाती है। अब ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो इसको ट्रीट करने के लिए जो भी कारण होता है उसको ट्रीट किया जाता है। अगर माँ को डायबिटीज़ है तो उसकी शुगर लेवल को कंट्रोल किया जाता है। इसी तरह से अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम होती है, बच्चे की जो एनोमलीज होती हैं उस हिसाब से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर TOF है, ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला है, डिलीवरी के बाद बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाद उसकी सर्जरी भी की जा सकती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।